बहुत कुछ आप लोगों को सर पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, एक जिसे कहते हैं कि इस एथिक्स की जो क्लास है उसकी पोल स्टार अभी बची है, ध्रुव तारा अभी बचा है, गांधी बचा है। तो इंडियन सेंस में एथिक्स को हम बिना गांधी के इमेजिन ही नहीं कर सकते। चाहे तो बुद्ध से शुरू कर सकते हैं। बुद्ध को एसेंशियली आप एक एथिकल टीचर के रूप में ही देखिए। उसकी जितनी जो डिटेलिंग है, उनकी जो इतना बड़ा विस्तृत जो दर्शन है, जो बुद्धिस्ट दर्शन है, वो बुद्ध के अनुयायियों ने, बाद के चिंतकों ने बनाया है। बुद्ध का बेसिक जो फीचर फोकस रहा है वो एथिक्स पे रहा है, और बहुत हद तक उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका हमें गांधी में मिलेगा। अब जैसे कि सर ने कहा, 80% आप लोगों के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के रहेंगे। आपको उस प्रॉब्लम को एक एथिकल सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखना है पहले तो। हालांकि एथिक्स अपने आप में प्रॉब्लम का इशू नहीं है, वो सिर्फ एक सिचुएशन है। पहला चीज, एथिक्स कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज चॉइस इन्वॉल्व्ड। जहां आपको चॉइस करना है, और चॉइस आपको हर क्षण करना है। अभी मैं कह रहा हूं तो मुझे सुने न सुने ये आपकी चॉइस है। मेरी ओर देख के सुने, मेरी ओर न देख के सुने, आपकी चॉइस है। जो कह रहा हूं उसे लिखने पे ध्यान दें, पुराने नोट से वेरीफाई करें न करें, ये आपकी चॉइस है। और हर चॉइस एथिकल होती है, हर चॉइस एथिकल होती है। चॉइस का अर्थ वैल्यू होता है, मूल्य होते हैं। बिना मूल्य के कोई चॉइस हो नहीं सकता। आप में से कितने लोग यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं? आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है? हाँ, एक मिनट। ज्योग्राफी आप लोगों का, हिस्ट्री आप लोग का, हिस्ट्री आप लोग, हिंदी लिटरेचर, गुड। हाँ, PSIR वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, बढ़िया। तो आप लोगों को पूछूंगा। और पीछे हिंदी साहित्य, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब कम है। वैल्यू का एक बहुत आसान सा डेफिनेशन रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस। अपने वरीयता का जब आप उसे आप बोलते हैं, उसे आप प्रकट करते हैं, तो उसे आप मूल्य कहते हैं। बोलना जरूरी नहीं है, किसी भी रूप में आप उसे प्रकट करें। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस। आमतौर पे आप बाजार में जाते हैं, किसी चीज का मूल्य पूछते हैं, तो वहां आप उसकी वरीयता तय करते हैं, आप उसकी अपनी प्रेफरेंस तय करते हैं, पसंद तय करते हैं कि क्या ये इसके लिए 100 रुपए खर्च कर सकता हूं। आपने एक केक का पीस देखा, उसकी कीमत उसने बताई 100 रुपए। किसी को वो केक इतना पसंद है कि वो उसके लिए 200 रुपए भी खर्च करने को तैयार हो जाएगा, और किसी को केक इतना पसंद नहीं है, वो उसके लिए 50 भी देने को तैयार नहीं है। बोले छोड़ना यार, 100 रुपए का केक खाने से अच्छा है मैं 100 रुपए की छोले भटूरे खाऊंगा। तो आप लोग वैल्यू तय करते हैं अपने प्रेफरेंस के आधार पर कि किसी चीज का मूल्य क्या है। तो ये जो वैल्यू है, जो प्रेफरेंस बनाता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस, वही आपका चॉइस डिटरमाइन करता है। और चॉइस इज द एक्शन ऑफ एथिक्स। तो वैल्यू कहां से निकलेगा? एथिक्स से निकलेगा।
लेकिन सबसे पहली बात है कि वैल्यू का निर्माण कैसे होगा, एथिक्स का भी सही। देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फॉर्मिंग द एथिक्स। इस एथिक्स को सूचना कहां से मिली? धर्म से मिल सकती है, धार्मिक एथिक्स। अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, संवैधानिक नैतिकता। मतलब आपकी नैतिकता को सूचना कहां से प्राप्त हो? संविधान से प्राप्त हो। संविधान आपको इस बात की सूचना प्रदान करे कि क्या चीज नैतिक है। सामाजिक नैतिकता हो सकती है, जिनमें प्रथाओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को, उससे आप नैतिकता जोड़ते हैं। भाई आपके घर कोई बुजुर्ग आया और आपने पैर नहीं छुए तो आपने अनैतिक काम किया। तो ये जो नैतिकता का ये सूचना है, ये कहां से आया? कहां से आपकी नैतिकता को ये सूचना मिली कि यह नैतिक है या अनैतिक है? परंपरा से आई, समाज से आई, मान्यताओं से आई। तो सामाजिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, इसी के आधार पे अलग अलग प्रकार की वैचारिक नैतिकता आती है, विचारधाराओं से। आइडियोलॉजिकल मोरालिटी, आइडियोलॉजिकल एथिक्स, जहां आपकी जो नैतिकता है उसको सूचना प्राप्त होती है विचारधारा से। आप किसी एक विचारधारा को मानते हैं, आप मान लीजिए कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, तो आपके लिए नैतिकता का मापदंड क्या होगा? और आप राइटिस्ट विचारधारा को मानते हैं तो आपके लिए नैतिकता का मापदंड क्या होगा? सबसे आसान तरीका है देखने का कि आप जेंडर को, कास्ट को किस तरह देखते हैं नैतिकता के तराजू पे। बराबरी नैतिकता है या गैर बराबरी नैतिकता है? नहीं, ये विचारधारा तय कर रहा है। कोई कह रहा है कि गैर बराबरी नैतिकता है? आप लोगों ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत सीरियल देखी थी? देखी है ना? तो जब ये तय करना होता है कि युवराज कौन बनेगा दुर्योधन और युधिष्ठिर में, तो उस दिन बोलते हैं कि एक वाद आता है, विवाद आता है दरबार में, तो कहते हैं इन दोनों को तय करने देते हैं। तो 4 लोगों पर हत्या का आरोप होता है। तो दुर्योधन कहता है कि भाई न्याय कहता है प्राण के बदले प्राण, हत्या का एक ही दंड है, मृत्यु दंड, तो इन 4 को मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसके बाद युधिष्ठिर की बारी आती है, तो युधिष्ठिर कहता है पहले इन 4 की जाति बताई जाए। तो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। तो वो कहता है शूद्र अज्ञानी है, उसे 4 वर्ष का कारावास दिया जाए। वैश्य उतना अज्ञानी नहीं है, उसे 8 वर्ष का कारावास दिया जाए। क्षत्रिय तो रक्षक है, उसी ने मारा है, तो उसे कम से कम 16 वर्ष का कारावास मिले। और ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने तय किया है कि क्या सही है। यदि वही हत्या करने लगेगा तो नैतिकता का आधार ही टूट जाएगा। तो उसके लिए मृत्युदंड होनी चाहिए, जो मेरे अधिकार में नहीं है। इसके लिए हमें राजगुरु के पास जाना होगा। याद है वो? तो कहते हैं सबको बराबरी से तौलना न्याय नहीं, अन्याय है। तो न्याय की एक डेफिनेशन है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। बराबर लोगों को बराबरी से तौलना और गैर बराबर लोगों को गैर बराबरी से तोड़ना, यही इक्विटी कहलाता है। इक्वालिटी की जगह इक्विटी। अब इसी के भीतर आपके अभी जो हालिया बहस चल रही है यूजीसी का, इसी का बात है। आप कहते हैं बराबरी की है, वो कहते हैं जो बराबर नहीं है उन्हें पहले बराबर करना पड़ेगा, तब बराबरी के ऊपर बात की जाए। तो अब ये एक तरीका है देखने का। दूसरा, बराबरी का एक दूसरा तरीका है। तो ये एक और नैतिकता का सूचना तंत्र है जिसे हम कहते हैं वैचारिक या विचारधारा से होने वाली। तो ये बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे जो ज्ञान के तंत्र हैं, धार्मिक, सामाजिक, संवैधानिक, वैचारिक, बहुत सारे। अब सवाल यह उठता है कि ये जो मूल्य इन सारे ज्ञान स्रोतों से सूचना प्राप्त कर रहे हैं और उनका गठन हो रहा है, निर्माण हो रहा है मूल्य का, उस मूल्य को संरक्षण कहां से मिलेगा? मतलब अगर हर बार
वस्तु का मूल्य इतना फ्लूइड हो कि शून्य से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति मरणासन है और उससे पूछा गया कि क्या चाहते हो अंतिम इच्छा, और वो कहता है मुझे वही केक खाना है, मेरी अंतिम इच्छा है। उस समय उस केक की मूल्य क्या होगी? असीमित, करोड़ों अरबों रुपए, कुछ भी हो जाए उस केक का मूल्य। तो अब 4 केक खाने के बाद आप उस दुकान में, आपको सामने वो केक नजर आ रहा है, उस समय उस केक की क्या मूल्य है? कोई आपको पैसे दे के बोले कि 100 रुपए लो और ये एक केक खा लो, तो भी आप नहीं खाएंगे, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसे में मूल्य को भी व्यावहारिक होने के लिए किसी संरक्षण की जरूरत है। वो बेचे कैसे, दुकान कैसे खोले, 100 रुपए की कीमत तय कैसे करे? यहां आती है लॉ का दायरा, विधि का दायरा। ठीक है। नाउ इतनी एथिक्स की एक बेसिक समझ के बाद अगर हम अब गांधी पे बात शुरू करें, गांधी इस पूरे दायरे की बात करेंगे। वो चॉइस की भी बात करेंगे, एब्सोल्यूट चॉइस की बात करेंगे। चॉइस का कोरोलरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस क्षण आप चॉइस एक्सरसाइज करते हैं उस क्षण आप जिम्मेदारी उठाते हैं। जब तक आपकी चॉइस नहीं तब तक आपकी जिम्मेदारी नहीं, जब आपने निर्णय ही नहीं लिया। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अहम पार्ट है डिसीजन मेकिंग। पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अधिकारी निर्णय नहीं लेते, फाइलें घूमती रहती हैं। जो आप देखते हैं कि हजारों पन्ने की फाइलें बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि लगातार लोग आपस में बात किए जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर उस जिम्मेदारी को डाला जा रहा है कि नहीं इसमें तो मान लीजिए सड़क बननी है। एक कहेगा किसी को निर्णय लेना है कि ये सड़क बननी है या नहीं बननी है, तो एक जन कहेगा कि यार इसमें पहले एक काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास भेज देते हैं। यहां वाकई कितनी गाड़ियां चलती हैं, सड़क की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पे बोलेगा कि एक काम करते हैं कि हम वहां पे एक ये चेक करवाते हैं कि गाड़ियों की डेंसिटी क्या है। लोगों के पास गाड़ियां हैं, बाहर की गाड़ियां हैं, अगल बगल किधर से गाड़ियां जाती हैं, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। फिर कोई बोलेगा कि पहले कीमत का पता कर ले, इंजीनियरिंग से पूछ लें क्या खर्चा आएगा इस सड़क को बनाने का। फिर कोई कहेगा कि नहीं ये तो अब लोगों की इच्छा है या नहीं, राजनेताओं से पूछ लिया जाए, म्युनिसिपैलिटी में पूछ लिया जाए, पार्षद से पूछ लिया जाए कि लोगों की इच्छा भी है या नहीं कि वहां पे सड़क बने। इस तरह एक है निर्णय के लिए आवश्यक सूचनाएं जुटाना, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन, और दूसरा है यह तय करना कि यह निर्णय अंततः लेगा कौन। क्योंकि जो यह निर्णय अंततः ले लेगा परिणाम के लिए वही जिम्मेदार होगा। कल सड़क सही नहीं बनी, यहां दुर्घटनाएं ज्यादा घटी, या सड़क से लोगों का विस्थापन ज्यादा हुआ उसके चौड़ीकरण में, जो भी इसके वजह से निर्णय हुए, मतलब परिणाम निकलेंगे, उन सबका जिम्मेदार कौन होगा?
जो अंततः वो निर्णय लेगा कि ये सारी सूचनाओं के आधार पर मैं यह निर्णय लेता हूं कि यह सड़क इस रूप में बना दी जाए, सीधी सपाट बनाई जाए, घुमावदार बनाई जाए, बिना रेड लाइट के बनाई जाए, रेड लाइट के साथ बनाई जाए, डिवाइडर के साथ बनाया जाए, बिना डिवाइडर के बनाया जाए, क्या चौड़ाई कहाँ कितनी रखी जाए, इसमें सर्विस लेन बनाई जाए, फुटपाथ बनाई जाए, ना बनाई जाए, क्या किया जाए, इन सब के साथ जो ये निर्णय लेगा, जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, है ना। तो चॉइस के साथ है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करता है आपकी मैच्योरिटी, आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब, हाँ नहीं दे रहा, एक जन बोलिए, एक जन बोलिए, आप बोलिए। इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा कहा जाए, कह सकते हैं, हालांकि इंटीग्रिटी उससे थोड़ी सी बड़ी चीज है। इंटीग्रिटी आपकी होलनेस पर है कि आपके भीतर विसंगतियां ना हो। अलग अलग प्रकार की नैतिक सूचनाओं के बीच के जब आप निर्णय लें तो उसके भीतर विसंगति न निकले। आप अपने विश्वासों के आधार पर, मतलब हाँ, इस आधार पर आप सत्यनिष्ठ कह सकते हैं कि आपकी निष्ठा सत्य के प्रति है, वह सत्य जिसे आप जानते हैं, जिसे आप सत्य मानते हैं, उसके प्रति आपकी निष्ठा है, तो वो इंटीग्रिटी है। तो जिम्मेदारी इंटीग्रिटी मांगती है, एथिकल मैच्योरिटी मांगती है। तो इसकी बात अब गांधी कर रहे हैं। तो जब गांधी आते हैं तो कुछ चीजें, एक आपको YouTube पे मिल जाएगा, उनका एक उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ एक वाक्य है, गांधी के ही आवाज में ओरिजिनल। जब वो असहयोग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सत्य की अपनी सत्ता है, झूठ की अपनी सत्ता नहीं होती, वो सत्य के आश्रय पे आधारित होता है, के आधार पर खड़ा होता है। ब्रिटिश सत्ता झूठ है, तो ये हमारे सहयोग पर टिका है। यदि हम अपना सहयोग उससे वापस ले लें तो ये झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश सत्ता झूठ क्यों है? वो तो नजर आ रहा है, सामने जो अधिकारी बैठा है वो ब्रिटिशर है, जिसके पास अधिकार है निर्णय लेने का। तो ब्रिटिश सत्ता झूठ क्यों है? ब्रिटिश सत्ता झूठ इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सत्ता इस बात पर आधारित है कि आपने अपने आप से एक झूठ बोला है कि हम ब्रिटिश के अधीन हैं। जब खेड़ा सत्याग्रह की बात आई, वहां बारडोली में, तो अंग्रेजों ने जमीन की लगान बढ़ाई, लगान न देने पर जमीन की कुर्की की बात की। तो लोग पहुंचे सरदार के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, किसान। तो उन्होंने पूछा क्या होगा? बोले ये गलत है तो मत दो लगान। बोले अंग्रेज सरकार हमारी जमीन छीन लेगी। बोले जमीन छीन लेगी का क्या मतलब है? क्या ये जमीन उखाड़ कर पीठ पे लाद कर इंग्लैंड ले जाएगी? बोले नहीं। बोले क्या होगा? यहीं रहेगी ना जमीन तो। बोले नहीं, वो किसी और को दे देगी। बोले किसी और को किसको देगी? किसी और किसान को। जमीन खाली रख के अंग्रेज को क्या मिलेगा? फसल होगी तभी तो लगान मिलेगा। तुम नहीं दे रहे हो जितनी लगान, तुम्हारा ही कोई किसान भाई देने को तैयार होगा, वही बोली लगाएगा ज्यादा लगान में, तो कुर्की में उसे मिलेगी। तो कमजोरी किसकी है? तुम्हारे किसान भाई जो तुम्हारी जमीन ज्यादा लगान, गलत लगान दे के लेने को तैयार है। अंग्रेज क्या कर रहा है? अंग्रेज तो कुछ नहीं कर रहा है। तो शुरुआत क्या हुई बारडोली सत्याग्रह में कि आस पास के जितने गांव थे, किसान थे, उनके बीच सत्याग्रह किया गया कि कोई इसकी बोली नहीं लगाएगा।
अंग्रेज आए, 3 बार कुर्की का प्रकरण चलाए, जमीन की किसी ने बोली नहीं लगाई, वापस जमीन सौंप के चले गए। क्योंकि अगर जमीन नहीं देंगे, कोई फसल नहीं, कोई हल नहीं चलाएगा, फसल नहीं होगी तो अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। इस साल तो नहीं मिला, अगले साल भी नहीं मिलेगा। चुपचाप जमीन लौटा के चले गए। तो उसके बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार का उपाधि दिया। तो गांधी ने इस बात को कहा कि झूठ कहां है? झूठ आप ये कह रहे हो कि अंग्रेज सत्ता पे काबिज है। ये झूठ अंग्रेज नहीं बोल रहा है, ये झूठ आप खुद बोल रहे हो। झूठ मत बोलो, खत्म हो जाएगा। इसी झूठ को बैड फेथ कहते हैं। वो झूठ जो आप खुद से बोलते हैं। आपके पास चॉइस नहीं है कि भाई मैं क्या करता। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई चारा नहीं था। नहीं, चारा हमेशा रहता है, आप उसकी मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, अफसर ने कहा था करने को, नहीं, आप मना कर देते, क्या होता? नौकरी से निकाले जाते। वो मूल्य थी जो आपको चुकाना पड़ सकता है, लेकिन चॉइस था। ऐसा नहीं था कि आपने तय किया। ये झूठ है जब आप कहते हैं कि मेरे पास चॉइस नहीं था। आप जिम्मेदारी उस निर्णय का उठाने को तैयार नहीं थे। गांधी की मांग क्या है? झूठ बोलना बंद कर दो खुद से, अंग्रेज चले जाएंगे। बड़ा सीधा सपाट सा क्वेश्चन है। इसी से जुड़ता हुआ बहुत सारी चीजें आई कि अब सबसे पहली बात ये तय कैसे करें कि मैं जो झूठ नहीं, मैं क्या चीज झूठ बोल रहा हूं, कब मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूं, कब सच बोल रहा हूं, सच क्या है, झूठ क्या है। अब वो अगला सवाल वो है। तो अक्सर गांधी कहते थे, मेरे भीतर की एक छोटी सी आवाज, वो छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया है। वो कभी नहीं कहते थे कि कॉन्शियंस जिसे आप कहते हैं, अंतरात्मा जिसे आप कहते हैं, वो बड़े बुलंद आवाज में आपसे बात करता है। नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा शोर है। इतनी सारी जगहों से आपको, आपकी नैतिकता को सूचना प्राप्त हो रही है। कानून कुछ कह रहा है, समाज कुछ कह रहा है, परिवार कुछ कह रहा है, धर्म कुछ और कह रहा है। उसके बीच में, उस सारे शोर के बीच में एक बहुत छोटी सी आवाज, एक छोटी सी चिड़िया आपसे बात करती है। आपकी मर्जी है आप उस आवाज को सुने या ये कहें कि इतनी धीमी आवाज थी कि इतने शोर में मुझे सुनाई ही नहीं दिया। तो गांधी का एक पेट लाइन था। जब भी उनसे पूछते थे कैसे करना है, तो बोलते मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज, एक छोटी सी चिड़िया कह रही है मुझसे। तो यहां वो कॉन्शियंस को लेकर आते हैं। और ये कॉन्शियंस को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि गांधी सत्य का एक और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जो पूरी तरह से मौलिक है, जो गांधी को राजनेता से एक महान दार्शनिक बनाता है। वो कहते हैं ट्रुथ एज ऑथेंटिसिटी। सबसे प्रमुख चीज, चाहे आप उसे ज्ञान कहें चाहे सत्ता कहें, वो विश्वास है। जिसे भी आप ज्ञान कहते हैं वो अंततः क्या है? एक विश्वास है। आपके भीतर एक विश्वास है, आप किसी चीज पर यकीन करते हैं। यदि उस यकीन के प्रति आपकी निष्ठा है तो आपका वो विश्वास सत्य में परिणत हो जाएगा। यदि मुझे यकीन है कि इसका रंग लाल है, काला नहीं है,
क्यों? हो सकता है मुझे किसी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है, हो सकता है मेरे अंदर किसी प्रकार की बीमारी है, न्यूरल, आंखों में, दिमाग में किसी प्रकार मुझे रंगों में दिक्कत है भेद करने में, और मुझे यह लाल नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि ये टोपी लाल है और मैं यकीन करता हूं, और आप ये जो 100 लोग यहां बैठे हैं आप सब कहते हैं अरे ये तो काला है। वो कहानी हम सुनते हैं ना कि बकरी और कुत्ते की, कि एक आदमी बकरी एक बाजार से लेके जाता है, 4 ठग तय करते हैं कि यार ये बकरी हमें चाहिए, तो चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अरे अरे ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो? तो पहले को बोलता है कुत्ता दिखाई नहीं देता, अभी अभी बाजार से बकरी लेके आया हूं, अंधा है क्या? थोड़ी आगे जाता है, एक और आदमी निकल के आके बोलता है कुत्ता बड़ा सुंदर लिया आपने, कहां से लिया? पागल हो गए हैं क्या इस गांव के लोग? और आगे जाता है, एक पेड़ से पास एक और तीसरा आदमी खड़ा रहता है, बोलता है भाई साहब मेरा कुत्ता भी भाग गया, ये कुत्ता है कुतिया है? देखिए क्या हो रहा है, कहीं उस आदमी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया मुझे? चौथा जब ये बात बोलता है तो वो उसे वहीं फेंकता है, बोलता है सुबह सुबह मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कुत्ते को लेके मैं 3 गांव टहल चल लिया, उस आदमी को कीड़े पड़े मुझे बेवकूफ बना दिया, और वो उसको वहीं फेंक के बकरी को चला जाता है कि ये तो कुत्ता, उसे वो कुत्ता नजर आने लगता है। वो चारों उस बकरी को उठा के ले जाते हैं। ये कहानी पंचतंत्र के जमाने से छोटेपन से हम लोग हर जगह पढ़ते आए हैं। उसे उसके बकरी होने पर कितना विश्वास था, अपनी विश्वास पर कितना विश्वास था, सत्यनिष्ठा का सवाल है। ठीक है, तो यदि यहां पर भी वो अडिग रहता तो वो बकरी ही रहती, वो कुत्ता नहीं बनता, वरना वो बकरी कुत्ता में परिणत हो गया। अब उसे वो कुत्ता नजर आ रहा है, उसे वो भौंकने की आवाज आ रही है, उसमें से उसके मिमियाने की जगह उसमें भौंकने की आवाज आ रही है। तो गांधी कहते हैं कि ट्रुथ एज ऑथेंटिसिटी, सत्य अंततः आपके विश्वास पर आधारित है। यदि उस विश्वास के प्रति आपकी निष्ठा सत्य है तो आपका विश्वास सत्य है, तो फिर आप उस कंडीशन पे आप उस छोटी चिड़िया की आवाज सुनिए, वो आपसे सच बोलेगा, वो आपसे सच बोलेगा। अब इसको लेकर आज के जमाने में, एआई के जमाने में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जिसे आप कॉन्शियंस कह रहे हैं, जिसे आप अंतरात्मा कह रहे हैं, वो आपकी चेतना को प्राप्त हुए तमाम सूचनाओं का एकीकृत रूप है। अक्सर आपको कहा जाता है, कुछ प्रॉब्लम में बताया जाएगा, 4 तरह की सूचनाएं दी जाएंगी निर्णय लेने के लिए, कि आपकी बहन बीमार है, ये है, वो है, 2 है, 3 है, कैसे लेंगे? यहाँ पे आप अंतरात्मा पर कैसे विश्वास करेंगे? वहां आप अंतरात्मा पर आमतौर पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि अंतरात्मा के पास वो सूचनाएं हैं जो उस कागज में नहीं है, क्योंकि सूचनाएं असीमित हैं। आप किसी एक वक्त पर, मतलब यहां से अगर मैं उस दरवाजे तक जाऊंगा तो मैं कितनी सूचनाओं को देख सकता हूं कि मेरे रास्ते में 4 खंभे आएंगे, शायद 2.5 फीट का एक छोटा सा गलियारा है जिसके भीतर से मुझे जाना है, शायद उस पे सफेद पट्टियां हैं, मैं उनको जो 1 कदम की दूरी पर रखी है, शायद उसको पार करते समय मुझे दोनों तरफ कितनी दूरियां कहां मिल रही हैं। सूचनाएं असीमित होती हैं किसी भी जगह। इसे हम जैन सिद्धांत से भी समझते हैं कि किसी एक वस्तु के बारे में समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने का अर्थ समस्त वस्तुओं के बारे में समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने के समान होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो
अगर आपको किसी एक वस्तु की सभी जानकारियां चाहिए तो आपको पूरे ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं की सभी जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तभी इस वस्तु की सभी जानकारियां आप तक पहुंचे, वरना नहीं। तो आप तक आज तक जितनी भी सूचनाएं आई हैं वो सब कहां एकत्रित हो गई हैं? आपके कॉन्शियस या अंतरात्मा के भीतर। इसीलिए यह माना जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ गाइड है। जितनी सूचनाएं अंतरात्मा के पास हैं उतने आपको कोई और बता नहीं सकता, कोई और जगह से हो नहीं सकता। खैर, लेकिन यहां जो सवाल था, उस कंडीशन पे आप उसको सुन सकते हैं। आपकी सत्यनिष्ठा से आप उस छोटी चिड़िया की आवाज सुन सकेंगे। उस छोटी चिड़िया की आवाज सुनने के बाद, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हैं, वो सत्य में परिणित होगी और आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। एथिक्स का एक बुनियादी नियम है। मैं ये मानता हूं कि इस एक नियम के आधार पर, मैं गलत हो सकता हूं सर, बट मुझे लगता है कि आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। You can act on wrong conscience but not on doubtful conscience. यदि आपकी अंतरात्मा ने आपको गलत सूचना दी है और आप उस गलत सूचना के आधार पर काम करते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपकी अंतरात्मा में संशय है कि मैं सही हूं या गलत, और उस संशय को दूर किए बिना आप निर्णय लेते हैं, तो भले ही उसका परिणाम सही निकले, आपका फैसला अनैतिक है। एक बहुत बड़े जज माने गए हैं, महानतम, 19वीं सदी के शुरू में, 20वीं सदी के शुरू में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट का काम हाउस ऑफ लॉर्ड्स करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चीफ जस्टिस हुआ करते थे लॉर्ड डेनिंग। तो क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो सभी लॉर्ड हैं, लॉर्ड डेनिंग। उनका एक वाक्य बहुत फेमस है, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम सर्टेन, कि जब मैं निर्णय लेता हूं, मेरा हर निर्णय सही हो, सही साबित हो, यह जरूरी नहीं है, यह हो भी नहीं सकता। मैं अपने कार्यकाल में हजारों निर्णय लूंगा, मैं जज हूं, और मेरा हर निर्णय सही साबित हो यह जरूरी नहीं है। आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूं, मेरे भीतर संशय नहीं है, विरोधाभास नहीं है, विसंगति नहीं है। I don't have doubt, contradiction and irony or paradox और dilemma। ठीक है, तो ये एक मूल सिद्धांत है एथिक्स का। गांधी इसी लाइन पे बात कर रहे हैं कि यदि आपकी वो निष्ठा सही है सत्य के प्रति, और उसके बाद उस निष्ठा के अनुरूप आपका जो विश्वास है, उसके बाद आपने उस छोटी चिड़िया की आवाज सुनी, वो सत्य में परिणित होगा और आप वो निर्णय लीजिए। परिणाम की चिंता मत कीजिए। यहां वो किससे अलग हो गए? यूटिलिटेरियन एथिक्स से। मिल्स पढ़ाया सर ने आपको। यहां वो उस बात से बिल्कुल अलग हट जाते हैं जब ये कहा जाता है कि वह निर्णय जिसका परिणाम शुभ हो वो नैतिक है। बिल्कुल उससे अलग हट के बात कर रहे हैं गांधी। इसी के बेसिस पर वो ये कहते हैं कि गोली खा लो, परिणाम शुभ नहीं होगा लेकिन कहते हैं नैतिक रहेगा। वो दंगों में लोगों से कहते हैं कि वापस जाओ अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, भले ही अपने पड़ोसी के हाथों कत्ल होना बेहतर है,
उसको छोड़कर यहां आने में परिणाम की ओर मत देखो, वह करो जो आपकी विश्वास, आपकी सत्यनिष्ठा, जिस पर आपकी सत्यनिष्ठा है, वह आपसे उस चिड़िया के मार्फत कह रही है। स्टेजेस हैं ये, बहुत क्लियर। गांधी का इसके बाद अगला एक बहुत बड़ा नैतिक वाक्य रहा है कि जब उनसे पूछा जाता है कि गांधी जी फिर क्या होगा, अंततः क्या होगा, कहते मैं नहीं जानता। वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम। मैं इस समय, इस क्षण में जीवित हूं, इस क्षण में निर्णय लेता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने, साहित्य के लोगों से पूछ रहा हूं, टॉल्स्टॉय की कहानी पढ़ी है? 3 प्रश्न। छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न घूमते हैं कि सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है, सबसे जरूरी काम क्या है, और सबसे बड़ा पाप क्या है। जब चारों लोगों से तरफ से वो लोगों से हार जाता है तो उसे ये बताया, मतलब उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसे बताया जाता है कि शहर के बाहर एक साधु रहता है, आप जाइए उससे मिलिए, वो आपका समाधान करेगा। राजा वहां जाता है तो साधु पेड़ लगा रहा होता है आम के। राजा वहां जाता है तो देखता है वो अपने काम में मशरूफ है। राजा उसकी मदद सोचता, अब मैं क्या करूं, तो वो वहां पे उसके साथ पेड़ लगाने लगता है। इतनी देर में एक आदमी पेट पकड़ते हुए भाग के आता है, उसके पेट में घाव है, खून बह रहा है। वो दोनों उसे उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, वहां मरहम पट्टी करते हैं। राजा रात वहीं रुकता है। बाद में उस आदमी को होश आता है, वो बोलता है कि मैं आपका दुश्मन था, मैं आपको मारने आया था, आपके सैनिकों ने मुझे रास्ते में देख लिया, उन्होंने मुझ पर हमला किया और आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद वो वहां जाता है और साधु से उसके बाद बात होती है। अंततः तो साधु कहता है कि तुम यहाँ आए राजकाज की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं छोड़ के इस बूढ़े के साथ जबरदस्ती गड्ढे खोद के पेड़ क्यों लगा रहे थे? बोले और कोई काम उस समय में और क्या करता है, यहाँ तक मेरे दरबार था, ना मेरे मंत्री थे, ना मेरी सेना थी, सिर्फ आप थे, ये पेड़ थे, ये जमीन था, तो मेरे पास और कुछ करने को नहीं था। बोले हाँ। बोले फिर उस आदमी की मदद क्यों की? बोले और क्या करता, वही तो आदमी था मेरे सामने। बोले फिर तीसरा सवाल क्या था? बोले सबसे बड़ा पाप क्या है? वो हंसते हुए बोलता है, जब तुम्हारे सामने किसी एक वक्त पे एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक ही काम हो सकता है, तो सबसे जरूरी व्यक्ति वही हो सकता है क्योंकि एक ही है। सबसे जरूरी काम एक ही हो सकता है क्योंकि एक ही है। और सबसे बड़ा पाप यही है क्योंकि निर्णय उस समय लेना है कि वह जो सबसे जरूरी व्यक्ति है, वह जो सबसे जरूरी काम है, उसे तुम स्वीकार करो या ना करो, क्योंकि एक ही निर्णय है तुम्हारे पास। दूसरा निर्णय लेने की तुम परिस्थिति में हो ही नहीं, वह केवल तुम्हारा अनुमान है। अगले क्षण क्या होगा, अगले क्षण का कुछ पता नहीं है। तो यदि तुम इस क्षण को है, क्योंकि यही एक क्षण सत्य है, तो इसके भीतर केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही काम है, और उस काम को करना या न करने का जो निर्णय है वही एकमात्र निर्णय है। और इसी से पूरी तुम्हारी नैतिक संरचना गठित हो जाती है। तो गांधी क्या कह रहे हैं? वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम। क्यों? क्योंकि वही एक कदम लेने का अधिकार मुझे है। मैं या तो वो एक कदम लूं या न लूं, इससे ज्यादा मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बुनियादी सिद्धांत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर को इक्वल एंड को टर्मिनस। बहुत प्रमुख वाक्य है, इसे याद रखिए। जिम्मेदारी और अधिकार ये उतने ही होते हैं और वहीं तक होते हैं जहां एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब आपको उतना ही अधिकार दिया जाएगा जिससे आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन हो सके, और आपको उतना ही जिम्मेदारी दी जाएगी, उतनी ही जिम्मेदारी दी जाएगी जितने कि आपके अधिकारों में निर्वहन किया जा सके। यदि मैं एक अधिकारी हूं और मेरे पास एक जिला है, तो मेरी जिम्मेदारी मेरे जिले के सरहद पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे मेरे पास अधिकार नहीं है, और मेरी अधिकार मेरे जिले के उस पे खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसके आगे की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ये दोनों उसी दिन तक है जब तक मैं उस पद पे बैठा हूं। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन दोनों खत्म। तो वो को टर्मिनस है, को इक्वल तो है ही, दोनों समानांतर हैं, और को टर्मिनस भी है, एक खत्म तो दूसरी खत्म। और जिस दिन मैंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी उस दिन मेरा अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि अधिकारी ने गलत आदेश दिया है तो उसे आप मानने को बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसी क्षण उसकी अधिकारिता समाप्त हो गई, उसके अधिकार समाप्त हो गए। और क्योंकि उसके अधिकार समाप्त हो गए तो उसके सारे जो ऑर्डर हैं वो इल्लीगल हैं, और आप इल्लीगल ऑर्डर्स मानने को बाध्य नहीं है। को इक्वल, को टर्मिनस। वापस आते हैं क्षण की बात, गांधी जो कर रहे हैं। मेरा अधिकार क्षेत्र यदि केवल यह एक क्षण है तो मेरी जिम्मेदारी का भी क्षेत्र केवल यही एक पल है। इसीलिए मैं एक ही नैतिक कार्य कर सकता हूं कि मैं वो कदम चलूं, और मैं एक ही अनैतिक कार्य कर सकता हूं या पाप कर सकता हूं कि मैं वो कदम ना चलूं। इसके अलावा मैं और कुछ करने की क्षमता मुझ में नहीं है। ये उनका अगला वाक्य, यहां ये नैतिकता को वो अपनी स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। सत्यनिष्ठा, विश्वास, विश्वास के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से सत्य में परिणित होती हुई विश्वास, जिसके बेसिस पर वो छोटी सी चिड़िया की आवाज ऑथेंटिसिटी से निर्मित हुई। कॉन्शियंस, उस कॉन्शियंस का सही परिणाम से विपरीत, और निर्णय की दायरा, कहां तुम्हें निर्णय लेना है। यहां तक क्लियर है गांधी? अब आइए अगला गांधी का फैसला। गांधी का अगला बात आता है मूल्य पर। गांधी की नैतिकता का अगला या सबसे जाना माना तलिस्मान क्या है, उनकी कसौटी क्या है? अंतिम व्यक्ति है ना, कि जब संविधान सभा के उन्होंने बाबू जगजीवन राम को ये दिया था, बाबू जगजीवन राम गए थे मार्गदर्शन के लिए, इस संविधान सभा का गठन हो गया है, अब हम संविधान का निर्माण करेंगे, आप मुझे बताइए हमें क्या करना है। तो उन्होंने अपना एक बोला कि इसे ताबीज समझ लो। बोले क्या है? बोले जब भी तुम्हारे भीतर संशय हो तो सभा से बाहर निकलो और सड़क पे देखो, सड़क पे जो तुम्हें सबसे कमजोर दीन व्यक्ति नजर आए, फिर सोचो कि मेरे निर्णय का उस पर क्या असर पड़ेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। सर ने आपको रॉल्स पढ़ाया है। डिफरेंशिएटिंग प्रिंसिपल क्या है रॉल्स का? नियम कब बदला जा सकता है? जब सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे कमजोर नहीं, सबसे कमजोर व्यक्ति के हित में हो, तो वह नियम जो व्हील के पीछे से बनाया गया है। पहला नियम क्या था रॉल्स का? कि नियम बनाने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि इस पर्दे के पीछे क्या है। अब नियम बन गए, वो पर्दे के उस पार आ गया,
अब इस नियम को किस कंडीशन पे बदला जा सकता है? द डिफरेंशिएटिंग प्रिंसिपल। यदि वह सबसे कमजोर व्यक्ति के हित में हो तो उस नियम को बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस नियम में हमें नहीं मालूम था किसी को क्या मिलेगा, इसमें किसी एक व्यक्ति को सबसे कम मिला है, केवल उसी के साथ शायद अन्याय हो रहा है और किसी के साथ नहीं। यदि उसके हित की वजह से है तो शायद न्याय की परिभाषा यह कहती है कि आप उस नियम को बदल सकते हैं। गांधी का अंतिम व्यक्ति क्या कह रहा है कि जब नियम बनाओ और आपके भीतर संशय हो, संशय क्यों है? क्योंकि पर्दा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, तो नजर आएगी तो क्या नियम होगा? अंतिम व्यक्ति। तो ये संशय इस पर्दे को कैसे दूर करेंगे? बाहर निकल के किसकी ओर देखिए? अंतिम व्यक्ति। इससे क्या होगा? संशय दूर होगा। डिफरेंशिएटिंग प्रिंसिपल गांधी ने 1946 में कहा, रॉल्स ने 1970 में लिखा। इसको हालांकि जॉन रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट, लेकिन ये प्रिंसिपल उसका नहीं है, वो अलग था, वो अर्थव्यवस्था से निर्धारित हो रहा था। ठीक है, तो ये एक और तलिस्मान हुआ, संशय जो आई उसके प्रति, क्योंकि निर्णय केवल आपके लिए नहीं है, निर्णय अब आपका दायरा बढ़ रहा है, आप दूसरों के लिए निर्णय ले रहे हैं। ठीक, अभी तक कोई डाउट नहीं? क्लियर? इसके बाद एक और गांधी का अस्तित्व से जुड़ा बड़ा सवाल, ट्रस्टीशिप का, कि आप ट्रस्टी हैं अपने इस, मतलब खैर इसको थोड़ा सा पेचीदा होगा, इसको मैं और आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समाज के भीतर जन्म लेते हैं, समाज के बाहर नहीं। आप निर्णय लेके समाज के भीतर नहीं आते, आपने ये तय नहीं किया कि मुझे समाज के भीतर जीना है, आपको चेतना समाज के भीतर ही मिली है। जिस दिन आपको चेतना मिली उस दिन आपने अपने आप को समाज के भीतर पाया, उस चेतना तक आपको इस समाज ने पाला है, क्योंकि आपका परिवार भी समाज का हिस्सा है। तो इज इट गेटिंग बोरिंग? नो, नहीं, वरना हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं। हमारे पास समय कितना है? समय है, चलिए। तो यदि आप उस रूप से देखें तो एक बेसिक आइडिया यह है कि आपकी शुरुआत एक प्रकार के कर्ज के तले होती है, ऋण के तले होती है। आप चेतनशील होने से पहले ही समाज के ऋणी हो चुके हैं, इस चीज से आप नहीं बच सकते। तो अपने कर्मों से या वंशानुगति से जो कुछ भी आपके पास इस समाज के भीतर है, चाहे वो पद है, चाहे वो प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, जो कुछ भी ज्ञान है आपके पास, ये सब आपकी पूंजी है ना? पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, संपत्ति, धन, सब कुछ आपका पूंजी है, लेकिन है तो आप ऋणी। तो किसी ऋणी व्यक्ति के पास जब कोई पूंजी होती है तो वो पूंजी दरअसल क्या है? वो एक थाती है। मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया
और उससे एक उद्योग शुरू किया। उस उद्योग का मालिक मैं हूं, लेकिन मैं बैंक का ऋणी हूं। तो ये दरअसल ये जो उद्योग है, ये है क्या? ये तो थाती के रूप में है मेरे पास। मुझे पहले वो 1 करोड़ रुपए बैंक का चुकाना है, और समाज का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो मेरी पूरी संपत्ति हमेशा क्या है? एक थाती है। ट्रस्टी हूं मैं, मालिक नहीं हूं। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट एथिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, संरक्षण भी ठीक है, संरक्षक, बट ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने? व्हाट इज ट्रस्ट? नहीं पढ़ा है। लॉ में एक रिलेशन है जिसको फाइडुसियरी रिलेशन कहते हैं। फाइडी यानी विश्वास, जिसे 2 शब्द बने, मैलाफाइडी, बोनाफाइडी। गलत विश्वास, सही विश्वास। आप भरोसा, नॉट विश्वास, भरोसा, या विश्वास तो खैर बिलीफ है, यहां भरोसा की बात हो रही है। तो टीचर एक फाइडुसियरी कैपेसिटी में आप लोगों के समक्ष है। उसके पास आप लोगों का ट्रस्ट जमा है। यदि वो ऐसा कोई आचरण करता है जो आप लोगों के उस ट्रस्ट के अनुरूप नहीं है, आप लोगों के अंदर एक ट्रस्ट है कि टीचर मेरे हित में मुझे कहेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रस्ट की बात होती है कि डॉक्टर मुझे मेरे हित में सलाह देगा। वकील के पास जाते हैं तो एक ट्रस्ट है। तो यदि वकील ने आपकी भी बताई हुई बात का इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया, तो वकील पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनेगा। आपने वकील के रूप में उसे बताया कि हां, दरअसल मैंने यह चोरी की थी। अब अगर यह वकील आपके खिलाफ गवाही देता है कि इसी ने मुझे बताया था कि इसने चोरी की है, वह मान्य नहीं है। क्यों? ही कमिटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने भरोसा तोड़ा है। उसके पास वो भरोसा थाती था, वो ज्ञान उसके, वो सूचना उसे एक भरोसे के रूप में दी गई थी। उसका खुद का अर्जित किया हुआ धन नहीं था वो जो सूचना थी कि मैंने चोरी की। इसी तरह उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर यदि आपके हित में न लेते हुए धन के हित में आपको सलाह दे देता है कि ये ऑपरेशन करा लो, आपको शायद उसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या किया उसने? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। आपने अपना ट्रस्ट उस पर रिपोज किया था कि मेरी शरीर की जो भलाई है वो तुम सोचोगे। उसी तरह टीचर पर भी आपका ट्रस्ट है। तो ये लोग किस कैपेसिटी में, जिस समय आप किसी के प्रति अपना ट्रस्ट पेश करते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या बनती है? फाइडुसियरी। वो ट्रस्टी हो गया। ही हैज टू एक्ट बोनाफाइडी। बोना मतलब अच्छा, मैल मतलब बुरा। तो बोनाफाइडी मतलब गुड फेथ। गुड फेथ पे काम किया बोलते हैं, या बोनाफाइडी है बोलते हैं। मैलाफाइडी है बैड फेथ। बड़ा सिंपल से टर्म्स हैं, टेक्निकल लगते हैं, कानूनी, हालांकि है नहीं टेक्निकल। सिर्फ यही है कि लैटिन है, अंग्रेजी या हिंदी नहीं है, लैटिन है। सीधा सीधा, शुभेच्छा से या दुरिच्छा से किसी के भावना, सद्भावना, दुर्भावना जिसे कहे। तो जो कुछ आपके पास है उसमें आप एक समाज में किस हैसियत से आप काम कर रहे हैं? फाइडुसियरी कैपेसिटी पे है। तो इसका मतलब क्या है कि समाज ने आपको पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, ज्ञान दिया है, धन दिया है, संपत्ति दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप एक फाइडुसियरी कैपेसिटी में हैं, अर्थात आप उसके मालिक नहीं हैं, ट्रस्टी हैं। ठीक। अब आ जाइए जहां
ओरिजिनल पॉइंट था कि आपका कार्यक्षेत्र कहां है, वन स्टेप, उसी क्षण, है ना। यहां गांधी और बुद्ध एक साथ आ रहे हैं। बुद्ध की भी बेसिक प्रिमाइस यही है कि केवल वही एक क्षण में सत्य है, उसके न पीछे ना आगे, वो सब अनुमान है। भूत और भविष्य आपके अनुमान है, वो सत्य नहीं है। ये गांधी यहां बुद्धिस्ट हैं पूरी तरह। तो आप एक ट्रस्टी हैं और आपका कार्यक्षेत्र सीमित है वर्तमान तक, ठीक है। तो फिर आपके निर्णय क्या है? आप पद में बैठे ना, जिला है आपके पास, आप फाइड्यूसियरी कैपेसिटी पे हैं और आपका कार्यक्षेत्र केवल वर्तमान है, तो निर्णय कैसे लेंगे? मंत्री जी का आदेश आया है कि कल ये सभा होगी, ठीक है, और इस समय अचानक आपदा आया है और ग्राउंड में आपको राहत शिविर लगानी है। तो उस ग्राउंड में कल की सभा होनी है या आज की राहत शिविर लगनी है? क्यों? क्योंकि ये वर्तमान है। मेरे पास अधिकार है, ग्राउंड का इस्तेमाल तय करने का अधिकार मेरे पास है। वो अधिकार मेरे पास फाइड्यूसियरी कैपेसिटी में है, मैं ट्रस्टी हूं और मेरा कार्यक्षेत्र वर्तमान है। आंसर सामने है। गांधी में जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और निर्णय की बात कर रहे हैं, यहां एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, धैर्य, पेशेंस। ये अगला डिटर्मिनेंट। पेशेंस वह है जो आपको वर्तमान में जीने की शक्ति दे। आप भविष्य की अनुमान में खो नहीं जा रहे। कल परीक्षा है और आपको अचानक ये लगता है कि यार ये पूरा यूनिट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो अब आप फटाफट हड़बड़ी करने लगते हैं, ये चैप्टर अच्छा है, इसको यार मैं देख लूंगा, इसको पहले देख लूं, इसको कर लूं। आपके पास केवल ये क्षण है, आपको इसके भीतर निर्णय लेना है, कार्य करना। आपके अधिकार में वह पुस्तक है और उसे पढ़ना है। आप या तो उसे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। भविष्य की कल्पना में यदि आप जा रहे हैं कि यदि मैंने ये पढ़ा और इसमें इतना वक्त लगा तो अगला क्या होगा, तो वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्रश्न कैसा आएगा तो क्या होगा, अंततः क्या हुआ, आपने वह निर्णय नहीं लिया जो आपके अधिकार क्षेत्र में था। क्यों? पेशेंस नहीं था। तो वह क्षमता कि आप उस एक वन स्टेप एट अ टाइम लें, वो कहां से आएगी? धैर्य से। पेशेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ द गुड। सही को अमल में लाने की विधा है, उसे धैर्य कहते हैं। तो यदि पूरे सिस्टम में गांधी में सत्य से, अहिंसा से भी आगे बढ़कर एक गुण से गांधी को समझना हो, वह पेशेंस है।
इस पेशेंस से नॉन वायलेंस निकलेगा, इस पेशेंस से ट्रुथ निकलेगा। क्यों? सत्य क्या है? वही पल है, बाकी तो अनुमान है। सत्ता किसका है? वर्तमान का है, न भूत का है न भविष्य का है। तो सत्य से आपका साक्षात्कार कौन कराएगा? पेशेंस। तभी आप उस क्षण में रहेंगे तो आप सत्य को पहचानेंगे, सत्य को जानेंगे, सत्य विश्वास, सत्य निष्ठा गठित करेंगे, और उसी पेशेंस के सहारे आप उस छोटी चिड़िया की आवाज सुन पाएंगे। पहला, सत्य की ही कमी आपको वायलेंस की ओर ले जाएगी, सॉरी, धैर्य की ही कमी। एनी वायलेंस इज अल्टीमेटली व्हाट? इम्पेशेंस। आप धैर्य नहीं है तो आप उस भविष्य के किसी एक परिणाम को वर्तमान में लाना चाहते हैं, वह परिणाम जो आपके हिसाब से भविष्य में है। आजादी को आना है और आजादी को अभी आना है। अंतर को समझिए। आजादी आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, सच बोलना आपका कार्यक्षेत्र है। सच क्या है? कि मैं अंग्रेजों के अधीन नहीं हूं। झूठ क्या है? कि मैं अंग्रेजों के अधीन हूं। असहयोग सत्य है। आपके कार्यक्षेत्र में असहयोग करना है, आजादी नहीं है। आजादी तो आएगी, लेकिन जिस क्षण आपको आजादी अभी चाहिए उस क्षण क्या हो जाएगा? चौरी चौरा हो जाएगा। तो यदि चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, ट्रस्टशिप हो, चाहे जितनी भी चीजें हमने सुनी, ऑथेंटिसिटी हो, जितनी चीजें आपको गांधी में समझनी है, यदि एक शब्द से उन सबको आपको समझना है तो वो पेशेंस, धैर्य है। तो गांधी या एथिक्स को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कहां किस ओर लेके जा रही है? कि सबसे पहले आपको ग्राउंडेड होना है उस क्वेश्चन पे। आपके सामने वही एक सवाल है उस समय, उस पे आपको पहले सच बोलना है। आप सच बोलेंगे, उस सवाल का जवाब आपको नजर आए, क्योंकि उस समय वही एक सवाल होगा, उसका वही एक हल होगा। तो क्षण के भीतर दूसरा चॉइस होगा ही नहीं, तो गलत होने का सवाल ही नहीं। आपके पास केवल एक निर्णय होता है। गलत क्या है? निर्णय को न लेना। गलत निर्णय लेने का आपके पास कोई चुनाव नहीं होता, निर्णय न लेने का चुनाव। तो यदि आपके पास ये क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का, कि विच इज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट इज नॉट टेकिंग डिसीजंस, दैट इज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट। जो आपको अधिकार दिए हैं उसका प्रयोग फाइडुसियरी कैपेसिटी में करते हुए, वर्तमान को देखते हुए, यदि आप निर्णय वर्तमान के भीतर नहीं लेते हैं और उस निर्णय को भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, तो आपने सबसे बड़ा प्रशासनिक मिसकंडक्ट